तो उनमें से अगर एक बच्चा एक्सपायर हो गया तो आपके फार्म पे जो डॉक्टर साहब हैं वो काबिल तारीफ हैं कि वो आइडियल के बिल्कुल पास खड़े हैं। और आपने ये कैलकुलेशन पूरे साल की करनी है। ये दूध बढ़ जाता है, सारे बनने शुरू। तो मैं फार्मर से कहता हूँ मुझे ये बताओ कि दूध की फैट कितनी है। अगर आपके पास वलैती गाय है और आपकी दूध की फैट 4.1 4.2 आ रही है तो भाई ये ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। अगर इस फैट पे आपको बंदा कह रहा है कि दूध पतला है तो भाई उसको बताओ कि भाई ये फैट चेक करो, फैट ठीक है, मसला आप राह चलता कोई बंदा बात करेगा उसको सीरियस लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, खुद भी पढ़ना सीखो यार। इसलिए जब मैं किसी फार्मर को कोई बात बताता हूं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, इसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी 5वीं ट्रेनिंग, मेरे सामने पार्टिसिपेंट बैठे। तो हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि बच्चों को पालना कैसे है, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि हम आपको बताएंगे कि बच्चे जब आप पालते हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। कई सारे लोग पूछते हैं कि यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारी सिमत दुरुस्त है। ठीक है, कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हम कामयाबी से चल रहे हैं, क्या हमारी स्पीड स्लो है, क्या हमारी स्पीड तेज है, क्या हमने अगर लाहौर जाना है तो हमारा मुंह लाहौर की तरफ ही है ना, कहीं हमने मुंह कराची की तरफ तो नहीं कर दिया। तो ये सवालात होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन सवालात के जवाब आपको देंगे कि किस तरीके से आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपका फार्म क्या वो सही चल रहा है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चे पालने हैं फार्म पे तो टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहले ये टारगेट्स लिखे हैं। तो सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों में मोर्टेलिटी का, कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कई सारे फार्मर्स की कंप्लेंट आती है। मुझे याद है 2010 की बात है, मैं फार्म पे था तो मैंने ऑनर से कहा, मैंने कहा सर बड़ी मुबारक हो गए। क्या हुआ जी? सर हमारी फलानी गाय भी प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी प्रेग्नेंट हो गई है, ये इतने महंगे महंगे सीमन से प्रेग्नेंट हुई है। फार्मर ना खुश नहीं था। मैं सर क्या हुआ? डॉक्टर साहब केड़ा बच्चे बचने ने, सारे तो मर जाने ने। मुझे आज भी मेरे यहाँ फंसी हुई है बात। तब उस फार्म पे हमने तो ज्वाइन किया था एज ए इंटर्नी। तब उस फार्म पे हमारे से पहले जो भी कोई था उसके ऊपर मालिकों का ये कहना था कि बच्चा हमारा बचता ही कोई नहीं। तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको ना कोई उनके अंदर जोश था, ना कोई जज्बा था कि जी हमारे इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं। वो कहते कौन सा बचते हैं। तो मसला हमने देखना है कि क्या वाकई सारे बच्चे मर जाते हैं या कुछ मर जाते हैं, या क्या इसकी रेशो क्या है। तो जनाब पहले 20 दिन बच्चा देने के बाद, पहले 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले 20 दिनों में जो बच्चे हैं उनकी जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है ये 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेस देन 5%, 5% से कम होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिसाल दे लें, सितंबर का महीना है फॉर एग्जांपल, आपके पास फार्म पे 20 बच्चे आए तो उसका 5% क्या बनता है? 1। तो अगर 20 बच्चे हैं आपके पास तो उनमें से अगर एक बच्चा एक्सपायर हो गया तो आपके फार्म पे जो डॉक्टर साहब हैं वो काबिल तारीफ हैं कि वो आइडियल के बिल्कुल पास खड़े हैं। और आपने ये कैलकुलेशन पूरे साल की करनी है। क्या करनी है? पूरे साल की करनी है। और ये डाटा आपने बनाना है, हर महीने का डाटा अलग बनाना है, फिर बाद में पूरे साल का डाटा जमा कर लेना है कि मेरे पास पहले 20 दिन जो बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे थे जो एक्सपायर हो गए, और उसका फिर आपने टोटल करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास फार्म पे साल में 90 से 100 बच्चे आते हैं। हमने ये देखना है कि क्या 100 में से सिर्फ 5 बच्चे मरे, 4 मरे, 10 मर गए। अगर 5 से ज्यादा मार रहे हैं तो हमें इसको देखना है कि हम गलती कहां कर रहे हैं। लेकिन अगर 100 में से 2, 3 या 4 एक्सपायर हो रहे हैं तो आपको अपनी टीम को अप्रिशिएट करना है। और मैं आपको एक आसान चीज बताता हूं।
फार्म पे डॉक्टर को जब भी रखें एक सैलरी तय होती है, वो आप 50 में, 60 में, 70 में, लाख में, जो भी आपने तय कर लिया तजर्बे के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप तरक्की करना चाहते हैं ना, तो जो फार्म पे डॉक्टर है ना, उसको इंसेंटिवाइज करें। क्या डॉक्टर साहब, ये सैलरी तो आपको मिलनी है, साल के बाद हिसाब होगा कि क्या हमारे बच्चों की मोर्टेलिटी 5% से कम थी, अगर थी तो डॉक्टर साहब हम आपको इतने पैसे आपको देंगे। वो तय कर लें, वो आप कह लीजिए 20,000 कर लें, 25,000 कर लें, या फी बच्चे के हिसाब से 1,000 कर लें, या जो भी आपने तय करना है, डॉक्टर साहब की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फायदा किसको है? इस वक्त प्योर ब्रीड की बच्ची 1 से 10 दिन की 2 लाख रुपए की जो कमर्शियल सेटअप से वहां से मिल रही है। मैं कहता हूं जी, एक बच्ची इजाफी एक्सपायर होगी, 2 लाख तो गया ना। अब आप 2 लाख इंसेंटिव तो नहीं देने वाले डॉक्टर को, तो एट एंड फायदा फिर आपका ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपके जानवरों के अंदर रिजल्ट ठीक आ रहा है, तो टीम को अप्रिशिएट जरूर करें। मुझे आज भी याद है, एक फार्म पर ना जी बच्चा एक्सपायर हो गया, और उस फार्म पे एक्सपायरी बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है। बच्चा एक्सपायर हुआ तो मालिक ने 5 मिनट की एक ऑडियो भेजी ग्रुप में ना, उसमें उन्होंने अपने कंसर्न शो किए कि ये क्यों मर गया, ये वो लाला टींगा हाला लाला 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 लाला। तो मैंने फिर उसमें इंटरवीन किया। मैंने कहा जी, ये साइंस जो है ना, ये जान वाली चीज है, इसमें एक्सपायरी हो जाती है। टीम ने आपकी ने पूरी कोशिश की है, बाकी जो जान है ना, ये जिंदगी जो मौत है, ये अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर मुजम्मिल ना तो किसी को जिंदगी दे सकता है, ना मौत दे सकता है। दे सकते हैं? खुदा की कसम, हमारे हाथ में ना जिंदगी है ना मौत है। मेरे हाथ में तो मेरी अपनी सांस भी नहीं है कि पता नहीं अगली आती भी कि नहीं आती। ये है नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इसलिए टीम को अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। नंबर 2, 21 से 90 दिन मोर्टेलिटी फिर लेस देन 5%। इसकी आपने लेदा कैलकुलेट करनी है, इसकी आपने लेदा कैलकुलेट करनी है। 21 से 90 दिन पे भी लेस देन 5% होनी चाहिए, लेस देन 20 डेज पे भी 5% से कम मोर्टेलिटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा बड़ा मसला फार्म पे जिसकी वजह से जानवरों में एक्सपायरी आती है, वो है डायरिया, जिसको मोक बोलते हैं, कि बच्चे को मोक लग गई। एक साइंस की रिसर्च है, अगर बच्चे को पैदाइश के बाद अपनी जिंदगी के पहले 1 हफ्ते में मोक लग जाए, वो ताहयात अपनी पूरी प्रोडक्शन नहीं दे पाता, ताहयात पूरी प्रोडक्शन नहीं दे पाता। उसकी वजह जो अंतड़ियां ना, अंतड़ियां उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, और उन सुराखों से खुराक के अंदर जो विटामिन या जो भी काम की चीजें हैं ना, वो ब्लड के अंदर जाती है, जिससे फिर आगे जानवर जो है वो उसका दूध भी बनता है और बाकी सारे मामलात होते हैं। अगर बच्चे को पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में डायरिया हो जाए, तो ये सुराख कुछ बंद हो जाते हैं। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल कोर्स, ये रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से खुराक वो पूरी जो ले रहा है उसके अंदर से वो आइटम्स को ले नहीं पाता, दूध नहीं आता। तो मोर्टेलिटी सॉरी जो डायरिया है, यह भी पहले 20 दिन में 15% से कम होना चाहिए। अगर आपके पास 100 बच्चा है जिसकी उम्र 20 दिन या उससे कम है, तो 15 से ज्यादा बच्चों को मोक या डायरिया नहीं होना चाहिए। 10 को है, 12 को है, ओके, एप्रिशिएबल, डन, वेल डन डॉक्टर साहब, क्या बात है, कमाल हो गई, ठीक है जी। इसी तरह 21 से 90 दिन यहां पे भी डायरिया जो है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर डाटा तैयार करें, अपने फार्म पे जाके इन फिगर्स को देखें और इस पे अपने डॉक्टर को इंसेंटिवाइज करें। तीसरा बड़ा मसला फार्म पे नमूनिया, ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर वारिस साहब एक दिन तो लगा लिया उन्होंने आपके साथ। आई डोंट नो कि उन्होंने आपको नमूनिया या डायरिया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया ना। तो ये बच्चे के अंदर एक्सपायरी, अगर मैं बात करूं ना, छोटे बच्चे में पहला नंबर डायरिया, दूसरा नंबर नमूनिया। अगर आप ये 2 चीजें कंट्रोल करने में कामयाब हो गए ना बच्चे में, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा फिर अल्लाह के हुक्म से सीधा रहेगा इंशाल्लाह। एक्सपायरी के चांसेस बहुत थोड़े हैं।
जो मेजर चंक आता है एक्सपायरी का वो नमूनिया या डायरिया से आता है। ठीक है भैया, वो सारी बातें आगे आपने पढ़ी होंगी, डायरिया क्या है, कितने एग्जाम है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारा पढ़ लिया होगा आपने। तो नमूनिया जो है पहले 90 दिन के अंदर बच्चे को 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक फार्म पे था सरगोदा में, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों में नमूनिया की शिकायत आ रही है। मैंने उनसे पूछा मैं कितने बच्चों में आ रही है, तो वो कहते सिर्फ 1 या 2 में आई है, उम्र है 25 से 30 दिन। मैं उनके बच्चों में गया, मैंने कहा ये सारे बच्चे माशाल्लाह आपके हेल्दी नजर आ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि 2-1 बच्चों में आया है, ये बड़ी नॉर्मल सी परसेंटेज है। अब इसके ऊपर मैं वैक्सीन का फैसला नहीं कर सकता, इसके ऊपर है। अब एक वैक्सीन आती है इनफोर्स 3 ये जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे को वोला पिलाने से पहले हम ये उसको ये वैक्सीन कर देते हैं। ये बच्चे की ना नॉस्ट्रेज में या नथनों में वैक्सीन करते हैं, और इससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। किस तरह सर? वो एक सिरिंज होती है, सिरिंज में भर के ना सीसी नाक में रख के ऐसे मारते हैं था करके। इसकी स्पेशल सिरिंज होती है? हाँ जी, इसके साथ ही आती, ठीक है। पाकिस्तान में ना ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक फार्म पे मसला बन गया था, दौड़ने लग गई थी जनाब, 3 दिन 4 दिन के बच्चे मरने लग गए। जब पोस्टमार्टम करते थे तो लगता था जैसे बच्चा को पुराना टीबी का मरीज है, इतनी उसके फेफड़ों की बुरी हालत होती थी। फिर जनाब फार्मर को कहा भाई ये वैक्सीन चाहिए, फार्मर ने 3 दिन के अंदर दुबई से अवेलेबल कर दी, और तब से लेके अब तक उस फार्म पे भैया लग रही है। अल्लाह का शुक्र है अब वो मामला कंट्रोल में है, वरना भाई हम आप यकीन करें कोई दवाई असर नहीं करती थी। टेल लगा के थक गए थे, हम बेबस थे। पाकिस्तान में नहीं मिलती, नहीं ढूंढनी पड़ती है, बस जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले या कमर्शियल फार्म वाले ढूंढ लेते हैं। तो ये जनाब अली, अगर तो आपके पास नमूनिया जो है पहले 90 दिन में लेस देन 15% है, तो आप अपने टारगेट के बिल्कुल पास हैं, आप ठीक हैं। यू मस्ट बी अप्रिशिएटेड, तालियां। ठीक हो गया। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि नया फार्मर जो होता है ना वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है। जो पुराना फार्मर होता है ना उसको चलाना बड़ा ही आसान है, उसको सब कुछ पता होता है कि यार ये बच्चे मरते भी हैं, गायें बच्चे फेंकती भी हैं, सब कुछ होता है। जो नया फार्मर होता है ना वो उसका जब कोई जानवर एक्सपायर होता है ना, उस बेचारे की हालत बहुत गैर हो जाती है। वो कहता है यार ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। well, अब अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेट गेन, कि आपका बच्चा क्या उसका वेट गेन ठीक आ रहा है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं आ रही, उनसे पूछते हैं कैसे नहीं आ रही, देखो ना छोटा या लग गई है जी। भाई इसके ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं आ रही तो हमें बताओ कि भाई इतना वजन था, आज महीने के बाद इतना है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि इसने महीने में कितने किलो वेट गेन लिया, फिर फैसला करेंगे कि भाई आप जो बात कर रहे हो इस पे हमने एक्शन लेना है या नहीं। ये ऐसे समझने के लोग मैसेज कर देते हैं कि डॉक्टर साहब यार दूध बड़ा पतला है, यार दूध बड़ा पतला है, तो तरीका बताएं इसको हम गाढ़ा कर दें। तो मैं उनसे फौरी कहता हूं कि भाई मुझे पतला ना बताएं, मुझे बताएं कि दूध की फैट कितनी है, ले जाओ लेबोरेटरी में दूध उसकी फैट चेक करवाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कुछ हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे एक वलैती गाय है, आप कहते हैं जिसका दूध पतला है, सर्दी का मौसम आ गया, गवाले ने आपको खप डाल दी हो जी दूध पतला हो गया, दूध पतला हो गया। जो पाकिस्तान की आम सूरत हाल है, दूध पीला हो गया, पतला हो गया, दही नहीं जम रहा, स्मेल आ रही है, ये सारे बहाने सर्दियों में शुरू। गर्मी के अंदर ना तो किसी को स्मेल आ रही होती है, ना कोई कहता है दूध पतला है, ना कोई कहता है दही नहीं जम रहा, ना कोई कहता स्मेल आ रही है। सर्दी में सब कुछ ठीक होता है। जैसे गर्मी में जब सर्दी आती है दूध बढ़ जाता है, सारे बहाने शुरू। तो मैं फार्मर से कहता हूं मुझे ये बताओ कि दूध की फैट कितनी है। अगर आपके पास वलैती गाय है और आपकी दूध की फैट 4.1 4.2 आ रही है, तो भाई ये ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। अगर इस फैट पे आपको बंदा कह रहा है कि दूध पतला है, तो भाई उसको बताओ कि भाई ये फैट चेक करो, फैट ठीक है, मसला आपके अंदर है, गाय में मसला नहीं है, ना फैट में मसला है। लेकिन चूंकि आपको एक मुस्तकिल एक लम्हा आ रहा है, तो आप उस बुनियाद पे हमसे बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी बात करें लॉजिक के ऊपर करें कि यार ये लॉजिक है, ये इसके ऊपर ऐसे काम होगा। अच्छा अब ये देखें जनाब, पहले महीने में जो टारगेट वेट गेन है
वो है आधा किलो रोज का। कितना जी? आधा किलो रोज का। मतलब कि एक बच्चा वो 15 किलो वेट गेन उसको लेना चाहिए एक महीने में। अगर बच्चा आपका पैदा हुआ 40 किलो का, 30 किलो का, महीने के बाद 30 किलो वाले बच्चे को 45 किलो पे होना चाहिए, 40 किलो वाले बच्चे को 55 किलो पे होना चाहिए। ठीक है। दूसरे महीने में जो टारगेट है वो 650 ग्राम है। कितना जी? 650 ग्राम। 650 ग्राम। 650 ग्राम का मतलब ये हुआ तकरीबन 19.5 किलो महीने का, या 20 किलो कर लें आप। 20 किलो वजन बच्चे को महीने में लेना है और ये इसका टारगेट है। अगर बच्चा मिसाल के तौर पे 50 किलो का है पहले महीने में, दूसरे महीने में उसको 70 किलो का होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। अब आप कहें डॉक्टर साहब मजा नहीं आ रहा, वेट बताओ कितना है? डॉक्टर साहब 50 था, वेट किया 70 हो गया है। तो भाई आप तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब मजा नहीं आ रहा तो इसका हम क्या कर सकते हैं? मजा किसी और तरीके से आएगा, अल्लाह जाने। लेकिन आपका टारगेट तो ठीक है। तीसरे महीने में जो टारगेट वेट है वो 750 ग्राम होना चाहिए। मतलब 22.5 किलो महीने का, इतने बनता है ना 750 ग्राम। तो भाई ये पहले महीने का आधा किलो, दूसरे महीने का 650 ग्राम, तीसरे महीने का 750 ग्राम। अगली बात सुने, मुझे परसों फार्म से मैसेज आ गया, नया फार्मर है, नए डॉक्टर है वहां पे, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी वेट गेन की। तो बड़े परेशान, या वेट गेन प्रॉपर नहीं आ रहा, ये देखें जी 1 किलो होना चाहिए था, फलाना टींगा ये वो। मैंने फिर उनको लिस्ट भेजी, डॉक्यूमेंटेड डाटा भेजा कि भाई ये डाटा है, ये टारगेट है, अब देखो कि आप उस टारगेट के पास हो या नहीं। फिर चुप कि नहीं यार टारगेट के पास तो है। तो याद ये रखिएगा कि आप, अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, एक मुहावरा है पंजाबी का, जो किसी का मुंह लाल हो ना तो अपना चपेट मार के लाल नहीं कर लेगा। उर्दू में कहते हैं किसी का मुंह सुरख है ना तो अपना थप्पड़ मार के सुरख नहीं कर लेते। ये हमारी कौम का बड़ा मसला है। राह चलता है कोई बंदा बात करेगा उसको सीरियस लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, खुद भी पढ़ना सीखो यार। इसलिए जब मैं किसी फार्मर को कोई बात बताता हूं ना, एक बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग करके गया, उसने कहा जी मुझे भैंस चाहिए 14 से 16 किलो वाली। मैंने कहा ठीक है सर आपको मिल जाएगी। बंदा यूके से था, बड़ा प्यारा बंदा था, सच अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने उसको तलाक की, मैंने कहा जी आपकी भैंस तैयार होगी, बंदा भेजे। बंदा आया, बंदे ने मिल्किंग करवाई, 11.9 किलो हमने स्केल पे दूध तुलवा के दिया बच्चे के अलावा। तो मेरा ख्याल था बच्चा 3 लीटर पी गया होगा सुबह शाम का। तो वो बंदे सेटिस्फाइड हो गए, वो भैंस लेके अपने इलाके में चले गए। अब जैसे भैंस उनके पास गई ना, 2 दिन बाद मुझे फार्मर का मैसेज आया कि डॉक्टर साहब एक ना बात आपसे कर रही। मैं कहा जी। डॉक्टर साहब एक बंदा नया आया मेरे पास, तो वो कह रहा है कि ये जो भैंस है ना ये तो बहुत 5 में 6 सुए की है, इसने अब आपको दूध नहीं देना। तो आपकी क्या राय है, क्या ये सही कह रहा है या फिर ये सिर्फ अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कर रहा है? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अब मैं एक चीज यहाँ पे एक और करता हूँ कि देखें ये ना बात करने का तरीका होता है। अब जिस अंदाज से उस बंदे ने बात की ना, वो बहुत मुहज़्ज़ब थी, इखलाक के दायरे में थी। मेरा भी दिल किया कि मैं इसको जवाब दूं। इसका एक और तरीका भी हो सकता था बात करने का, और डॉक्टर साहब फ्रॉड करते ही सारे नाल। डॉक्टर साहब 6 सुबह की माजे भेजती है, डॉक्टर साहब जुल्म हो गया, लोग कहते ठोक गए हो तो ना तो फ्रॉड ही बहुत बड़ा हो गया, और डॉक्टर साहब मशीन मारे नस जो। अब ये भी एक बात करने का तरीका है। तो दूसरे तरीके में मेरा जवाब क्या होगा? वो डेफिनेटली मेरा भी हार्श ही होगा। वो कहता नहीं ईंट का जवाब पत्थर से। अब जिस अंदाज से उस बंदे ने बात की वो बहुत मुहज़्ज़ब थी, इखलाक के दायरे में थी। मैंने फिर उसकी पूरी तसल्ली की, लेकिन तसल्ली मैंने अपने अल्फाज पे नहीं की। मैंने कहा जी सबसे पहले नंबर पे तो इस बात पे आ जाएं कि सूए की तादाद। मैंने कहा देखें यार भैंसों में ना ये सूआ, कई भैंसें ना सूआ चोर होती हैं। मैंने कहा हमें जो सूआ बताया गया हमने आपको बता दिया। मैंने एक भैंस खरीदी 2015 में मार्केट से। जब खरीद ली, सौदा हो गया, तो उस ऑनर ने पूछा, व्यापारी ने, बताओ कौन सा सूआ है? हमने कहा तीसरा चौथा होगा। उसने कहा डॉक्टर साहब 8वां सूआ है। आप यकीन करें बाद में फार्म पे आके 5 सूए मुझे दिए। 13वें सूए भी वो भैंस 4थे 5वें की लगती थी, इतनी यंग थी वो। तो मैंने उस फार्मर को बताया, मैंने कहा देखें
ये जो सूआ है ना तो आप सींगों से फैसला कर सकते हैं, सींग तो कट जाते हैं। मैं क्या, एक अंदाजा होता है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत गलत है या मैं बहुत सच्चा, जो इन्फॉर्मेशन थी आगे दे दी। मैं क्या, अब सवाल ये पैदा होता है जो उसने दूसरी बात की है। खैर पी लेंगे चाचा, मेहरबानी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि वो दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि 5वें छठे सूए की है, अब तो ये दूध नहीं देगी। तो मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया, मैंने एक रिसर्च आर्टिकल निकाला, वो रिसर्च आर्टिकल मैंने उसको भेजा। मैंने कहा सर आपने रिसर्च आर्टिकल को खुद पढ़ें, आप ना मेरी बात माने ना आप उस बंदे की बात माने, आप इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ें, आप पढ़े लिखें। उस रिसर्च आर्टिकल में जो ना मेरा लिखा हुआ ना उसका लिखा हुआ, ये क्लियरली बताया गया कि भैंस जो है वो 9-10 सूए तक अपना दूध बरकरार रखती है। ठीक है, ये भैंस की क्वालिटी है। तो उसने जब देखा, सारा डाटा नोट किया, उसने कहा नहीं भी अब ठीक हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। तो बात ये है कि जब आप जो भी चीज को आप देखते हैं ना, तो आपने उसको खुद भी चेक कर लेना है कि जो बंदा आपको राह चलता कोई बात कर गया है उसमें कितनी सच्चाई है। अब यहाँ यूट्यूब में मैं बढ़ के मारता रहूं जनाब, मेरे पास बच्चे खड़े हैं, पहले महीने में जनाब बच्चा 30 किलो का था, 70 किलो का हो गया, दूसरे में 150 किलो का हो गया, तीसरे महीने में 300 किलो का हो गया, चौथे महीने टीका रखती था, 8वें महीने सूप ही। अवाम का थ्रू करने वाली बात है ना, सारे बेचारे घरों में बेचैन हो जाएंगे, ओ 80 पीछे रह गए। इसलिए इन चीजों पे जोर ना दें, खुद भी पढ़ें। हर डेटा, हर इंफॉर्मेशन, हर चीज अवेलेबल है नेट। अच्छा, अब अगला टारगेट ये है कि 12 से 15 महीने में आपके जानवर को इंसेमिनेशन हो जानी चाहिए। 12 से 15 महीने पे जानवर को टीका रख हो जाना चाहिए, इस बात को याद रखें। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है कि 21 से लेके 24 माह तक आपके जानवर को बच्चा दे देना चाहिए। 21 से लेके 24 माह तक प्योर ब्रीड की बच्ची को बच्चा दे देना चाहिए। इसके बाद 90%, 85 से 90% बच्चियां आपकी सेक्स सीमन पे गब्बन होनी चाहिए। 85 से 90% बच्चियां सेक्स सीमन पे प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी पूरी हैं तो समझे भाई आप अपने टारगेट के नजदीक हैं, आप सही चल रहे हैं, आप बिल्कुल ओके हैं, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। यू आर ओके एंड यू मस्ट बी अप्रिशिएटेड। आपके डॉक्टर को भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ये टारगेट समझ आ गए। और सबसे बड़ी बात यार, बच्चे का पेट नहीं लटकना चाहिए। बच्चे का पेट याद रख लीजिएगा, जिस बच्चे का पेट लटक गया ना, वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि वड्डे ढिड ते बिगड़ियां औलादां सीधियां नहीं होंदियां। ये पंजाबी का मुहावरा बुजुर्ग कहते हैं। और ये हम बिगड़ी औलादों का तो हमें पता नहीं, हमारी उम्र थोड़ी है। वड्डे ढिड का हमें पता है। ये बच्चे जो पेट छोड़ देते हैं, बाद में बड़े लोग कहते हैं क्या करें हम पेट पूरा हो जाए, क्या करें श्रिंक कर जाए। आप यकीन करें, आप मेरी बात तो सुन के हैरान होंगे कि ये फिर मुश्किल से पीछे नहीं आते। और फिर ये जानवर ना तो अपनी हाइट पूरी करते हैं और ना फिर ये दूध पूरा करते हैं। ये फिर प्रॉब्लम सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। वो सवाल आपका टारगेट के हवाले से है तो पूछ लें, ताकि हम आगे बच्ची को पालना कैसे है उस पर बात करें। जी, किसी का सवाल है? जी, इनका सवाल है। जी 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 सर, बताइएगा। डॉक्टर साहब, ये पेट का लटकना ये डाइट की वजह से होता है, किस वजह से होता है? बिल्कुल खान साहब, ये डाइट की वजह से है। ये इंशाल्लाह भी मैं आपको बताऊंगा ना बच्चे को पालना कैसे है, इसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये क्यों है, कैसे है, ये सारा बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। और सवाल किसी का? जी, इधर दीजिएगा माइक जरा। जी सर। सर ये क्रॉस के जो बच्चे होते हैं, जी जी, क्रॉस की बच्चियां, तो उनका भी वेट गेन ये है और मोर्टेलिटी है? मोर्टेलिटी, डायरिया, नमूनिया, ये सारे सेम है। इसका टारगेट सेम होगा, लेकिन उनके अंदर जो ब्रीडिंग आनी है ना, वो 1 से 2 महीना लेट आएगी। वो डिपेंड करता है कि अब आपके पास क्रॉस में वलेटी ब्लड कितना है। एक बच्ची है उसमें 75% वलेटी है, वो तो इनके आसपास पहुंच जाएगी। एक बच्ची है उसमें 75% देसी ब्लड है, वो इसके आसपास नहीं होगी। ठीक है जी। जी, ये वेट गेन भी सेम है? नहीं, डेफिनेटली जब आप देखो ना, एक बच्ची क्रॉस की है, क्रॉस में उसमें सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 25% वलेटी ब्लड है, 75% देसी है। तो वहां पे जो टारगेट होगा कि 16 से 18 महीने में गबन हो जाए, वहां पे टारगेट डिफरेंट हो जाएगा।
Yes, जब sir. 16 से 18 महीने पे गबन होगी ना, तो जाहिर बात है फिर उसका वो वेट गेन भी उस तरह से कम हो जाएगा। सेम डाइट पे वेट गेन कम हो जाता है। सेम डाइट पे, लेकिन वो उतना खा नहीं पाती, यस वो अपनी खुराक कंज्यूम नहीं कर सकती। अब देखो ना, साहिवाल की गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, यस सर। और एक वलेती गाय है जो 20 लीटर दूध दे रही है। दोनों की खुराक की इनटेक का फर्क होगा। साहिवाल कभी भी उतनी खुराक नहीं खा सकेगी जो वलेती गाय खाती है। तो ये उनकी खुराक की इनटेक जितनी है उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनके नस्ल के हिसाब से, ठीक है जी। यस और कुछ सवाल? डन है जी। मैं जी उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।